निर्धनता या गरीबी। कल हमने पढ़ा था मैम बेरोजगारी। ठीक है। निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति समाज का कोई वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो। उसकी आवश्यकता है मूलभूत और वो आवश्यकताएं भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही हो, तो वो क्या हो गया, वो व्यक्ति निर्धन माना जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। निर्धनता को मापने के उद्देश्य क्या है? देश में कल्याण स्तर का मापन, विकासात्मक कार्यक्रमों की संरचना निर्माण हेतु विकासात्मक योजनाओं के लाभार्थियों के चयन हेतु विकासात्मक कार्यक्रमों की निष्पादनता का आकलन करना। देश में कल्याण स्तर का मापन कैसे समझाओ इसको? कल्याण स्तर का मापन करने के लिए निर्धनता को मापने के उद्देश्य हैं। कल्याण हम कैसे करते हैं? जिस सरकार द्वारा जो योजना चला रही है हाँ, उन योजनाओं के माध्यम से, जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे बीपीएल का कार्ड, ये इसी में आता है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बीपीएल का कार्ड है। लोग अगर गरीब हैं, वो गरीब हैं, किसी तरीके से डिटरमाइन किए गए हैं, उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए ये निर्धनता का मापन होता है। उद्देश्य है कि क्यों मापना चाहिए। विकासात्मक कार्यक्रमों की संरचना एवं निर्माण हेतु, तो विकासात्मक कार्यक्रम है, उसकी संरचना कैसे करनी है, गरीबों को क्या फायदा होगा और उसका निर्माण कैसे करना ताकि उनको फायदा हो। ठीक है। योजनाओं के लाभार्थियों के लिए चयन, तो जैसे कोई भी योजना चला दी सरकार ने, लाडो लक्ष्मी योजना को मान करके चलो, ठीक है, उसमें फैमिली इनकम का एक क्राइटेरिया दे दिया कि इस क्राइटेरिया की जितनी भी फैमिली इनकम है वो लोग गरीब हैं और गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए इस योजना का। कार्यक्रमों की निष्पादनता का आकलन करने के लिए कि जो योजना चलाई गई है, जो कार्यक्रम चलाया गया है, वो कहां तक किसी गरीब को लाभ पहुंचा रहा है, ये आकलन करना होता है। निर्धनता के प्रकार क्या होते हैं? निरपेक्ष निर्धनता, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना, इसका आकलन निर्धनता रेखा के संदर्भ में किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? यह विभिन्न वर्गों की आय व्यय के अंतर के संदर्भ में मापी जाती है, असमानताओं को दर्शाती है। आय व्यय के संदर्भ में, जैसे फैमिली आईडी इन हरियाणा, ठीक है, आय व्यय के संदर्भ में निर्धनता का मापन किया गया। सापेक्ष निर्धनता हो, यूएनडीपी के अनुसार औसत आय के आधे से भी कम कमाने वाले लोगों की प्रतिशतता, आधे से भी कम आय। औसत आय कितनी है? सबकी औसत आय निकाल, उस औसत आय के आधे से भी कम आय वाले लोग, वो निर्धन है। भारत में निर्धनता का मापन या आकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता का आकलन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। यह आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा एकत्रित मासिक उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है कि एक महीने में, एक मास में कितना कंजम्पशन किया है, उसके जो कंजम्पशन पर जो खर्च हुआ है उस खर्च के हिसाब से, ठीक, आकलन किया जाता है। निर्धनता का आकलन किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई विधि के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, ठीक है। जैसे विशेषज्ञ समिति, इनको देखो कौन कौन सी समितियां, वाई के अलग समिति 1979 में लगाई आई ही। समिति द्वारा निर्धनता रेखा का आकलन न्यूनतम पोषण के आधार पर किया गया कि कम से कम पोषण कितना जरूरी है इनको। अगर वो पोषण भी नहीं मिल रहा है तो लोग निर्धन है। लकड़ावाला समिति 1993, इस समिति के द्वारा भी निर्धनता रेखा न्यूनतम पोषण के आधार पर अभिव्यक्त की गई। यह उस समय ICMR के अनुसार, ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी, ठीक है, एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई थी कि इतनी कैलोरी तो कंज्यूम करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर इससे कम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में इससे कम करें तो गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण लोग जो हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं, शहरों में सर्विसेज ज्यादा होती है, यहाँ मेहनत दिहाड़ी मजदूरी ज्यादा लोग करते हैं, खेती वगैरह। निर्धनता का अनुपात देखो क्या है? निर्धनता का अनुपात H से आता है। H मीन्स हेड काउंट रेशियो, इसको मान करके चलना है क्योंकि निर्धनता इसी से मापी जाती है। 1973-1974 में 55% थी, 1993-1994 में 36% थी। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में थी। समिति ने कुछ आवश्यक खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी पर व्यय के आधार पर निर्धनता को अभिव्यक्त किया। यह मिश्रित संदर्भ अवधि, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के आंकड़ों पर आधारित थी। समझ आ गया? इसमें कुछ खाद्य पदार्थ शामिल कर लिए, कुछ गैर खाद्य पदार्थ शामिल कर लिए, उनकी टोकरी बना दी। इस टोकरी पर कितना व्यय किया जा रहा है।
और इसने मिक्स रेफरेंस पीरियड का यूज किया था। मिक्स रेफरेंस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि शुरुआती 6 महीनों में या इन महीनों में या कुछ कोई भी हो, ठीक है। देखो मिश्रित संदर्भ अवधि क्या है, 5 वस्तुओं हेतु 1 वर्ष, 5 वस्तुएं हेतु 1 वर्ष संदर्भ अवधि। कौन कौन सी 5 वस्तुएं? वस्त्र, जूते, चप्पल, स्थायी वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा 1 साल तक चलती है, ठीक है। अन्य वस्तुओं पर 30 दिन का, ये मिश्रित संदर्भ अवधि होगी, ये मिक्स पीरियड हो गया ये। अन्य वस्तुओं पर 30 दिन का लकड़ावाला समिति ने एक समान संदर्भ अवधि का प्रयोग किया था, एक समान संदर्भ अवधि, जिसमें सभी वस्तुओं पर 30 दिन का व्यय लिया गया था, सभी वस्तुओं पर 30 दिन का व्यय लिया गया। तो सुरेश चंद्रकुल समिति द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु अलग अलग निर्धनता रेखाएं निर्धारित की गई थी। ग्राम जैसे वो 2400 कैलोरी और वो 2100 कैलोरी वाली बात जो है, यह 2011-12 के मूल्यों पर शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। निर्धनता रेखा को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध किया जाता है। ये जो निर्धनता रेखा है ये 32 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरों में 27 रुपए प्रति व्यक्ति, कम नहीं है। शहरों में ये क्वेश्चन उठा था जब ये समिति ने बताया था कि सर ये तो बहुत कम है। तो सर ने फिर ये जो समिति इसने ये बताया था कि हम एक परिवार में 6 यूनिट को मान करके चल रहे हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, तो इसमें बताया गया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर एक परिवार में 6 सदस्य हैं, मोर और लेस अगर हम निकालें तो कितने रुपए हो जाएंगे पर परिवार के लिए? 180 या 192 मान करके चलो, 192 रुपीज पर डे पर फैमिली। तो एक वीक में कितने हो गए? लगभग 200 मान करके चल रहे हैं, 6000 5,500 मान करके चलो कि 5,500 रुपए में 2000 कब की बात है? 11-12 की बात होगी, 2 की 2009 में इसने 5,500 रुपए पर खर्चा बताया एक फैमिली का, निर्धन लोगों के लिए। मतलब वो इतना है निर्धनता रेखा इसके आंकड़े पर, समझ गए? तो ये बताया था कि ये कम नहीं है 5,500 और 6,000 रुपये। उस टाइम पे इतना वो भी नहीं था, और अब तो और भी बढ़ा हुआ होगा। और शहरों में 27 व्यक्ति, क्योंकि ये काम कम करते हैं, इनको कम जरूरत होती है। निर्धनता रेखा को CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? ये हमने जो NCERT की उसमें अच्छे तरह से आया हुआ है, ठीक है। हेड काउंट रेशियो क्या था CPI के आधार पर? 1993-94 में 45.8% था, 2011-12 में 21.9% हो गया। मतलब 2011-12 में 21.9% लोग ऐसे थे जो निर्धन थे, गरीब थे। 2011-12 में ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में 21.9%। आपको अगर याद हो 2011-12 में जो BPL के कार्ड आए थे वगैरह जो कुछ है, उनकी लिस्ट अनाउंस की गई थी। गरीबी रेखा में कौन कौन से लोग शामिल हैं उनकी लिस्ट आई थी, हर गांव में लगी थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा क्या है? विश्व बैंक के द्वारा $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पहले यह $1.25 थी पहले, अब $1.9 हो गया, लगभग $2 हो गया, ठीक है। भारत में कितने गरीब लोग हैं? एच का मतलब गरीब लोग, हेड काउंट रेशियो 21.3%, लगभग 21% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब है वो। विश्व में कितने? 12.8%, ये विश्व में है औसत अगर देखा। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता या गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा 15 चयनित निर्धनतम देशों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं के औसत के आधार पर आकलित की गई है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा है, 15 सबसे गरीब देश ले लिए, उन गरीब देशों में गरीबी रेखा कितनी है, कितने गरीब लोग हैं, उनका टोटल औसत निकाला गया। औसत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा को डिटरमाइन किया गया। विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण क्या है? विश्व बैंक देशों को, किस देश को विकसित मानता है, किस देश को अल्प विकसित मानता है, इसका भी आगे आएगा। किस देश को निर्धनतम मानते हैं? मध्यम आय वाले। देखो PL पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। निम्न आय देश, कौन सा निम्न आय देश होता है? जिसकी जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, GNI पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GDP, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, जिसमें $1,005 के बराबर या उससे कम हो, ठीक है, बराबर या उससे कम हो, निम्न आय देश है वो। $1,005 प्रति व्यक्ति आय। निम्न मध्यम आय देश कौन सा है? जिसमें 1,006 से लेकर के 3,955 तक
इसके बीच में अगर उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो जीएनआई पर कैपिटा उसका भारत की कितनी है, $1900 पर कैपिटा। तो भारत इस क्राइटेरिया में आया है कि भारत एक निम्न मध्यम आय का देश है। ठीक है, उच्च मध्यम आय देश $3,956 से $12,235 के बीच में है, तो जिसके जीएनआई पर कैपिटा है तो वो उच्च मध्यम आय वाला देश है। और उच्च आय वाला देश कौन सा हो गया, $12,235 या उससे ज्यादा। ठीक है, वो हो गया उच्च मध्य आय वाला देश। और इनमें पावर्टी लाइन कितनी है, $21.7। यहाँ पर पावर्टी लाइन है, उससे नीचे है तो गरीब है। $5.5, उससे नीचे है तो गरीब। ये $1.9, उससे नीचे है तो गरीब। भारत में क्या, $3.2 से नीचे। ठीक है, जिसके जीएनआई पर कैपिटा इतनी हो। समझ गए। ये चौथी समिति है, सी रंगराजन समिति। कौन कौन सी समिति हमने पढ़ ली है, वाई के अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। अब ये चौथी समिति को हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर सी रंगराजन समिति। यू नो वेरी वेल कि सी रंगराजन कौन थे। रंगराजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इस समिति ने भी निर्धनता रेखा का आकलन कुछ चयनित आवश्यक खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं पर व्यय के आधार पर व्यक्त किया। इस समिति द्वारा संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित आंकड़े प्रयोग किए गए, जिसमें 5 वस्तुओं हेतु एक अवधि निर्धारित की गई, 1 वर्ष की अवधि, अन्य वस्तुओं पर 30 दिन की, और कुछ और दूसरी भी वस्तुएं थी जिन पर 7 दिन का व्यय, जैसे कि फल, सब्जियां, मांस, मछली, खाद्य तेल, मसाले, पेय पदार्थ, अल्पाहार आदि। इन पर ये 7 दिन का समय निर्धारित किया गया। इस समिति ने भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग निर्धनता रेखा दी। शहरी ₹47 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹32 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन 2011-12 के आंकड़े के अनुसार इस समिति के अकॉर्डिंग, सी रंगराजन की समिति के अकॉर्डिंग 2011 में भारत में 29.5% लोग गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। समझ गए। निर्धनता उन्मूलन पर नीति आयोग की समिति, नीति आयोग ने 2015 में एक समिति बनाई, कमेटी बनाई कि हम निर्धनता को, गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनागारिया थे, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग 2015 में ही तो बना था, उपाध्यक्ष बना दिए गए थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता, पीएम। ठीक है, ये इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनागारिया। यह समिति निर्धनता रेखा पर एकमत नहीं बन पाई, यूनानिमस नहीं हो पाई, सर्वसम्मति नहीं बन पाई। समिति ने प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर द्वारा दी गई निर्धनता रेखा को प्रयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि जब तक कोई दूसरी निर्धनता रेखा को निर्धारित नहीं कर लेते, हम इस निर्धनता रेखा को मान करके चलेंगे जो निर्धनता रेखा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा दी गई थी। निर्धनता उन्मूलन दर प्रतिवर्ष कितने लोगों को निर्धनता उन्मूलन की जा रही है। 1980 के दशक में 2.1% लोग, 1990 में 0.7 और 2000 में 2.2% लोग। निर्धनता आकलन के संबंधी शब्दावली। अभी लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 13 करोड़ या 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर गए हैं। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने नोट्स में अपडेट कर रखा है, वो आएगा। निर्धनता के आकलन संबंधी शब्दावली क्या है कि निर्धनता को हम कैसे आकलन कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। निर्धनता अनुपात, हेड काउंट रेशियो, जिसको मैंने बताया था। निर्धनों की संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, यह निर्धनता का मान दिखाता है। निर्धनता ऐसे आएगी। निर्धनता अंतराल सूचकांक क्या है, निर्धनता रेखा माइनस निर्धनों की औसताएं अपो निर्धनता रेखा। ठीक है, ये है, यह निर्धनता की गंभीरता को दर्शाता है। पीजीआई, इसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, निर्धनता अंतराल सूचकांक, ये पीजीआई है। एसपीजीआई स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, वर्ग निर्धनता अंतराल सूचकांक। ये कैसे, मतलब इसमें वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। गरीबी रेखा माइनस पहले गरीब किया है अपन गरीबी रेखा, प्लस में इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में गरीबी रेखा दूसरे गरीब क्या है, स्क्वायर गरीबी रेखा, और इन दोनों के अपॉन क्या होगा, गरीबों की संख्या कितनी है। ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी, वर्ग निर्धनता अंतराल सूचकांक आ जाएगा। यह भी निर्धनता की गंभीरता को दिखाता है, परंतु यह निर्धनों के बीच असमानताओं को भी सम्मिलित करता है कि पहला जो गरीब है उसकी कितनी आय है, दूसरा गरीब की कितनी आय, इसकी ज्यादा इसकी कम, असमानता तो ऐसे ही होगी। समझ गए, यह समानता को भी दिखाता है गरीबी के साथ साथ। नंबर 4 हमने क्या क्या देखा है, निर्धनता हेड काउंट रेशियो। दूसरे पे हमने क्या देखा, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। तीसरे पे स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स। दूसरे पे पीजीआई, तीसरे पे एसपीजीआई, और पहले पे एच हो गया। चौथे पे सेन निर्धारित सूचकांक। सेन कौन था, अमर्त्य सेन।
यह प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन के द्वारा दिया गया। कौन सा? सेन निर्दयता सूचकांक। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में गरीबी और अकाल पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इसी क्षेत्र में नोबेल मिला है। ठीक है, यह है एस का मतलब सेन निर्दयता सूचकांक। हेड काउंट रेशियो जितना है वो यहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में आई लिखेंगे, आई का मतलब पॉवर्टी गैप इंडेक्स लिखेंगे, और इंटू 1 प्लस आई, आई का मतलब वही सेम आई। ठीक है, फिर हम जी लिखेंगे, जी का है गिनी गुणांक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, असमानता को मापने का। निर्धनता के कारण क्या है? असमानता एवं बेरोजगारी के समान कारण है, जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे। निर्धनता के कारण पितृसत्तात्मक समाज की सोच होगी, ये होगी। ठीक है, और जो इनकम है, इनकम बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने कारण देखे थे। उपाय क्या? समान उपाय हैं, साथ साथ में कृषि में सुधार करो भाई, निर्धनता को दूर करना है तो एक और जोड़ दो उसमें। सेम उपाय हैं, वो लास्ट वाली क्लास में देख लेना। आर्थिक वृद्धि एवं विकास क्या है? यह दूसरा मॉड्यूल आ गया मैम, हमारा एक मॉड्यूल खत्म। आर्थिक वृद्धि संवृद्धि क्या है? इसको देखो। दीर्घ काल में किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने की प्रक्रिया को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। मतलब किसमें वृद्धि? वस्तुओं में और सेवाओं में, लोगों के कल्याण सत्र में नहीं। ठीक है, लोगों के कल्याण सत्र में नहीं, केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, या वास्तविक जीडीपी या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही हो, उसको हम आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। लेकिन आर्थिक विकास क्या होता है? वृद्धि के साथ साथ कल्याण सत्र में भी जो वृद्धि हो तो वो आर्थिक विकास होता है। वृद्धि और विकास में यही अंतर होता है। ठीक है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी सुधार होता है, या अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। समझ गए? मान लो ट्राइबल एरिया में उनको कनेक्ट करने के लिए एक पुल बनाया जा रहा है, लेकिन उस पुल को बनाने के लिए वहां पर ट्राइबल एरिया जिनके लिए हम पुल बना रहे हैं उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, तो क्या उनके कल्याण में है? कल्याण में नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट है। उसको डेवलपमेंट नहीं बोला जा सकता कि डेवलपमेंट कर दिया, पुल बना दिया, लेकिन लोगों को तो विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये उनके कल्याण में नहीं है। कल्याण में तब होगा जब उनको सुविधा मिलेगी कि हाँ हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? इसको देखो। उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि बोलते हैं, लेकिन आर्थिक विकास क्या है? उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि हो, ये आर्थिक विकास हो गया। यह मात्रात्मक अवधारणा, इसको मापा जा सकता है। गुणात्मक अवधारणा है, इसके गुण क्वालिटी बताई जाएगी। ठीक है, एक आयामी अवधारणा है या बहुआयामी अवधारणा है। अलग अलग तरीके से लाभ होगा, अलग अलग तरीके से वृद्धि होगी। इसमें केवल आर्थिक वृद्धि होगी बस। यह केवल माध्यम है, यह स्वयं एक उद्देश्य है। उद्देश्य को ध्यान में रख के कि लोगों का कल्याण होगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं। यह केवल माध्यम है, इसमें उद्देश्य ध्यान में नहीं रखा जाता। लोगों को फायदा होगा नहीं होगा, वृद्धि करनी है बस। बिना आर्थिक विकास के इसे प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि के बिना इसकी संभावना बहुत कम होती है। मतलब विकास होगा ना तो विकास की संभावना बहुत कम है जब वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि अकेली हो सकती है, विकास वृद्धि के बिना बहुत मुश्किल से होगा। विकसित देश इस पर अधिक ध्यान देते हैं, अल्प विकसित देश इस पर अधिक ध्यान देते हैं। अल्प विकसित देश क्या करते हैं? वो कल्याण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, सूचक क्या है? वास्तविक जीडीपी, इससे पता चलेगा, या वास्तविक पर कैपिटा इनकम। और इसके सूचक क्या है? हेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या डेवलपमेंट हुआ है? PQLI। ठीक है, ये क्या हो गया? रियल PCI, रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, न्यू का मतलब नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आर्थिक विकास के सूचकांक क्या हैं? इनको देखेंगे। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसे नोबेल विजेता पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। उसने क्या बताया गया था कि जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है वो GNP है, GNP प्लस ये नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्लस गृहिणियों की सेवाएं, हाउसवाइफ की, वो भी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल होनी चाहिए। उसने बताया उसमें श्रम अवकाश का मान भी शामिल होना चाहिए, श्रम अवकाश का मान। ठीक है, कि मान लो कोई टीचर है, उसको एक दिन की छुट्टी मिल गई प्राइवेट स्कूल में, उसको पेमेंट मिल रही है लेकिन बहुत से काट लेते हैं, वो उसमें शामिल होना चाहिए। प्रतिरक्षा एवं प्रशासनिक व्यय को माइनस किया जाना चाहिए इससे।
ठीक है, प्रतिरक्षा, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर है उनको माइनस करो। पर्यावरण अवनति का मौद्रिक मान भी माइनस करो कि पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है और ये नुकसान हम कैसे गेन कर सकते हैं, कितने मॉनेटरी वैल्यू के साथ कितने पैसे लगा करके उसको माइनस करो। ये बताया था नेट इकोनॉमिक वेलफेयर में ये होना चाहिए। ये किसके दिया? पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। भारत की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय $2379 है। इसे अगले 25 वर्षों में लगभग 6 गुना तक बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 194 देशों में से 149वें स्थान पर है। ये अपडेट किया गया करंट से। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? रियल पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, यह वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू, यह जीवन स्तर का सूचक माना जाता है। यह आर्थिक विकास का संतोषजनक सूचक नहीं है। आर्थिक विकास का संतोषजनक सूचक नहीं है ये। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रीय आय पर आधारित होता है और जो स्वयं एक संतोषजनक सूचक नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में अंबानी अडानी की आय भी शामिल है और मेरी भी आय शामिल है। ठीक है, मान लो अंबानी के पास करोड़ों रुपया हो और हमारे पास 2-2 रुपए, ये भी रियल कैपिटल इनकम में जोड़े जाएंगे। इससे क्या आएगा? औसत आय आएगी। औसत आय का मतलब जो अंबानी के करोड़ों रुपए, अंबानी की आय कम हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। हमारी बढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, अंबानी के घटने से कोई फायदा नहीं होना, रहेगी वही। ठीक है, यह राष्ट्रीय आय के मान पर आधारित होता है परंतु इसकी संरचना को नहीं दर्शाता, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का उत्पादन। कोई फैक्ट्री है तंबाकू का उत्पादन कर रही है, उसमें जो काम कर रहे हैं उनकी भी तो आय है, संपत्ति है, लेकिन नुकसान तो पहुंचा रहे हैं ना वो। ठीक है, एक्सटर्नलिटी तो है उसकी। यह राष्ट्रीय आय के वितरण अर्थात असमानताओं को नहीं दर्शाता। यह आर्थिक विकास के कल्याण पक्ष आयाम को नहीं दर्शाता, जैसे कि साक्षरता, स्वास्थ्य स्तर, राजनीतिक स्वतंत्रता, पर्यावरण की स्थिति कैसे है, यह भी नहीं दर्शाता। रियल पर कैपिटा इनकम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। यह अवधारणा एमडी मॉरिस द्वारा दी गई। यह PQLI 3 घटकों पर आधारित है। एमडी मॉरिस के द्वारा दी गई 3 घटकों पर आधारित है। कौन से? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, मतलब जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब तक वो 1 साल का हो जाता है तो उसके आधार पर ये आइडिया लगाया जाता है कि जीवन प्रत्याशा दर कितनी है। बीमार तो नहीं हुआ, स्वस्थ है तो लगा लेते कि नॉर्मल। ठीक है, वयस्क साक्षरता, वयस्क साक्षरता का मतलब है कि 18 साल तक, 20-25 साल तक जो है उन्होंने कितनी एजुकेशन ग्रहण की है। ये PQLI है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, के जीवन की गुणवत्ता में जो सुधार है वो इस इंडेक्स के माध्यम से होगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI, इसकी रिपोर्ट आती रहती है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में विकसित किया गया। यह प्रोफेसर महबूब उल हक की अध्यक्षता वाली UNDP की समिति द्वारा विकसित किया गया था। ये पाकिस्तान से थे। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य कुमार सेन भी इस समिति के अध्यक्ष थे। वर्ष 1990 में यह मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित 3 आयामों पर आधारित है। मतलब हमारा HDI इंडेक्स कितना है इंडिया का, ठीक है, वो हमें मानव विकास रिपोर्ट में देखना होगा। मानव सूचकांक, विकास सूचकांक के 3 आयाम कौन कौन से हैं? चलो हम इसको देखते हैं। आयाम स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन स्तर, ये याद रखना है। ठीक है, स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन स्तर, ये मानव विकास सूचकांक के HDI के 3 आयाम हैं। संकेतक नहीं है, आयाम। सूचक कौन से हैं? देखो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आयाम का सूचक क्या है? जीवन पर, जन्म पर जीवन प्रत्याशा कितनी है। ज्ञान के सूचक कौन से? स्कूल जाने के उचित वर्ष कितने हैं, स्कूल जाने के संभावित वर्ष कितने हैं। और जीवन स्तर का सूचक क्या है? GNI प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, PPP डॉलर में, परचेसिंग पावर पैरिटी डॉलर में मापी जाएगी। ठीक है, ये हो गया जीवन स्तर का ये सूचकांक हो गया। अब इसमें देखो क्या, इनका मान क्या होगा? मान होगा जन्म पर जीवन प्रत्याशा का, स्वास्थ्य का क्या है कि कम से कम 20 वर्ष या अधिकतम 85 वर्ष, कि जब जन्म होता है एक शिशु का 1 साल पर, जब उसको ये देखा जाता है कि उसकी जीवन प्रत्याशा ये 20 साल तक जीवित रहेगा या 85 साल तक रहेगा, इनके बीच में रहेगा। ठीक है, और आयाम का सूचकांक क्या है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ इक्वालिटी एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है। इक्वालिटी नहीं है, एक्सपेक्टेंसी है। ये जीवन प्रत्याशा सूचकांक हो गया स्वास्थ्य का। ये पूछे जाते हैं कि HDI में जो आयाम स्वास्थ्य है उसकी न्यूनतम मान कितना है, उसका अधिकतम मान कितना है। यह पूछा जा सकता है कि उसका आयाम का सूचकांक क्या है या उसका सूचक क्या है, यह पूछा जाता है।
ज्ञान है, स्कूल जाने के औसत वर्ष जो हैं वो ये मिनिमम तो 0 है कि गया ही नहीं स्कूल में, मैक्सिमम 15 साल तक गया है। ठीक है, औसत वर्ष की बात हो रही है ये। स्कूल जाने के संभावित और संभावना क्या है कि मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम क्या है 18 साल, 18 साल तक तो जाएगा ही वो। ठीक है, प्लस टू तो करेगा, 6 साल का नाम लिखवा दें। ये है उसके संभावित वर्ष। और इसका सूचकांक क्या है? शिक्षा सूचकांक। जीवन स्तर का सूचक क्या है ये बता दिया हमने। और न्यूनतम मान कितना होगा? $100 to $75,000, इनके बीच का मान होना चाहिए इसका। और इसका सूचकांक क्या है? GNI इंडेक्स क्या है। अब इसमें देखो क्या है, आंकड़े क्या है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा जापान में सबसे ज्यादा है 84.6 ईयर्स, भारत में क्या 69.4 वर्ष। क्लियर। अब इसमें देखो क्या है, स्कूल जाने के औसत वर्ष भारत में कितने हैं? 6.5, औसत 6.5। और संभावित कौन से हैं? 12.3 वर्ष। 25 साल तक का है ये आंकड़ा कि 25 साल में कितने साल तक गए हो। जीवन स्तर क्या है? जीवन स्तर में ये दे रखा है इंडेक्स इसका। स्कूल जाने के औसत वर्ष को देखेंगे हम क्या है। 25 वर्ष एवं अधिक आयु वाले व्यक्तियों द्वारा उनके जीवन काल में शिक्षा प्राप्त किए जाने वाले औसत वर्ष कितने हैं वो मापा जाता है। इसमें आयाम को कैसे निकाला जाता है? ये जो आयाम सूचकांक दे रखे हैं इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको ये दे रखा है, वास्तविक मान कितना है माइनस न्यूनतम मान कितना है, अधिकतम मान कितना है उसका और न्यूनतम मान कितना है। वास्तविक मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये 0 से 1 के बीच होगा, ये जरूर याद रखना है। HDI वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी सभी आयामों की। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या है? 69.4 है, जैसा हमने ऊपर आंकड़ों में देखा है। देखो 69.4 है भारत में, यह वास्तविक मान है। वास्तविक मान तो ये हो गया, लेकिन न्यूनतम मान कितना है? 20। ठीक है, और अधिकतम मान 85 वर्ष हो गया, उसमें फिर न्यूनतम मान निकाल लेंगे 20। ये निकाल करके दिखा रखे हैं। ये वास्तविक मान हो गया -20 न्यूनतम मान हो गया, और जो अधिकतम मान 85 था और न्यूनतम मान 20 था, तो इसको निकाल करके 0.760 आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, GNI पर कैपिटा GNI इंडेक्स है ये लॉग नेचुरल वैल्यू है। मैं बताऊंगा कैसे। वास्तविक मान माइनस लॉग नेचुरल वैल्यू न्यूनतम मान, लॉग नेचुरल अधिकतम मान माइनस लॉग नेचुरल वैल्यू न्यूनतम मान। ये जो लॉग वैल्यू होती है ना, ये 10-10 साल में बढ़ती है, 10-10 का वो होता है इनका। ठीक है, लॉग नेचुरल वैल्यू 10 अब माइनस ये इंटू करके ये 10 लिख करके इसकी जगह पर। HDI को कैसे निकालते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स मल्टीप्लाई एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई GNI इंडेक्स, समझ गए। और इन तीनों का अंडर रूट करके क्यूब, ठीक है, क्यूबिक रूट, ये निकाला गया है। इसके हिसाब से HDI आता है, समझ गए। HDI के तीनों सूचकांकों का जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्यक जो बोलते हैं लिया जा रहा है 2010 से, गुणोत्तर माध्यक लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य HDI में अंतर आयामी असमानताओं को समायोजित करना है। अंतर आयामी असमानताओं को कि इसमें क्या है, ये ज्यादा निकलाया, ये कम निकलाया, एजुकेशन इंडेक्स और ज्यादा निकलाया। तो इनमें जो असमानता है, इन असमानताओं को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? जियोमेट्रिक मीन लिया जा रहा है, गुणोत्तर माध्यक लिया जा रहा है, ताकि इन असमानताओं को कम किया जा सके। उसके बाद HDI पब्लिश किया जाता है। इसका ये इंडेक्स है। 2020 भारत में क्या था इंडेक्स? 2020 0.645 था। रैंक कितना था? 131वां नंबर था 189 देशों में। ठीक है, पहले स्थान पे 2020 में नॉर्वे था, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, 73 पर श्रीलंका, 90 पर चीन, भारत 131 पे, भूटान 132 पे, बांग्लादेश 139, 144 नेपाल, 147 पाकिस्तान। HDR रिपोर्ट में क्या क्या आता है? HDR जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या आता है? एक तो HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक IHDI आता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आता है, एक ये GII और GDI ये आते हैं इसमें। मतलब HDR रिपोर्ट में 5 प्रकार के इंडेक्स आते हैं, ये याद रखना है। 2025 में क्या अपडेट किया गया? 2025 में जो इंडिया है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है? 0.685 सुधरा है। रैंक कितना? 130 193 देशों में से।
यहाँ 131 था, ठीक है, 130, ठीक है। ये क्या दे रखा है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है इंडिया। रैंक 1 किसका आया था 2025 में, आइसलैंड का। क्या रैंक था उसका, उसकी क्या थी इंडेक्स में, क्या था वैल्यू उसकी, 0.975 2025 में। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI, हमने HDI को देखा, अभी IHDI को देखते हैं, जो यह भी HDI की रिपोर्ट में आता है। HDI या मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों में उनकी असमानताओं के आधार पर उसके मान में कटौती करके IHDI का आकलन किया जाता है। इसमें इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया जाता है, तब उसको पब्लिश किया जाता है। और ये आता किस में है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR में। समझ गए। आयाम कौन से थे, स्वास्थ्य, ज्ञान, जीवन स्तर, वही HDI वाले। सूचक कौन से थे, जन्म पर, जीवन प्रत्याशा, स्कूल जाने के संभावित, वही सेम हो गए। आयाम सूचकांक क्या थे उसके HDI के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, GNI इंडेक्स हो गया। लेकिन इसके क्या क्या इंडेक्स होंगे, असमानता समायोजित की जाएगी इसमें। असमानता समायोजित का मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी एडजस्टेड, LEI, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ILEI। असमानता समायोजित एजुकेशन इंडेक्स का IEI, ठीक है। और असमानता समायोजित GI का मतलब IGI, इसको हम बोल सकते हैं। इन सब का जो जियोमेट्रिक मीन है वो HDI है। किन का, इनका, LEI का, EI का, GI का, इनका जियोमेट्रिक मीन लिया जा रहा है, तो ये क्या है, HDI है। और अगर हम इनका सब का जियोमेट्रिक मीन लें, इनका सब का जियोमेट्रिक मीन, तो वो IHDI है। समझ गए। एटकिंसन विधि क्या है, इसके माध्यम से असमानता समायोजित सूचकांक, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक मतलब IHDI। कैसे, एटकिंसन A, ठीक है, ये दे रखा है नंबर वगैरह, इज इक्वल टू 1 माइनस जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, मतलब अपॉन अरिथमेटिक मीन। समझ गए, जियोमेट्रिक मीन बटे अरिथमेटिक मीन। यह अंतरपक्षीय और अंतरापक्षीय दोनों समानताओं को दर्शाता है। यदि सभी नंबर समान हैं, सभी नंबर समान हैं, अपॉन एंड, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी, तो AM और GM समान होगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन भी समान होगा, जियोमेट्रिक मीन भी समान होगा, सभी नंबर। यदि सभी नंबर समान नहीं है तो जियोमेट्रिक मीन जो मान जो उनका वो कम होगा, ठीक है। इससे पहले मानव निर्धनता सूचकांक का प्रयोग किया जाता था। देखो, किससे पहले, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से पहले, कि एक आदमी गरीब है लेकिन मल्टी डायमेंशनल वे में गरीब है, ठीक है। गरीबी मॉनेटरी गरीबी भी हो सकती है, गरीबी एजुकेशनल गरीबी भी हो सकती है। किसी आदमी के पास पैसे बहुत है लेकिन यूज नहीं करने आ रहे क्योंकि वो अनपढ़ है, तो उसको गरीबी कौन सी होगी, एजुकेशनल गरीबी होगी, ठीक है। एक आदमी पढ़ा लिखा तो है लेकिन पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तो उसको गरीबी कौन सी होगी, मॉनेटरी गरीबी होगी। समझ गए। गरीबी कई प्रकार की होती है, मल्टी डायमेंशनल। यह पारिवारिक स्तर पर विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होने के आधार पर निर्धनता अभिव्यक्त करता है। इसे UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा 2010 में विकसित किया गया। HDI के 3 आयामों पर आधारित है। यह भी HDI के 3 आयामों पर आधारित है। हमने क्या पढ़ा, हम निर्धनता को मापने के सूचकांक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा हमने सूचकांक पढ़ा था, निर्धनता सूचकांक, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा, IHDI। पहले HDI पढ़ा, दूसरा IHDI पढ़ा, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को पढ़ रहे हैं। यह पारिवारिक स्तर पर विभिन्न मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होने के आधार पर निर्धनता अभिव्यक्त करता है। UNDP के द्वारा, ऑक्सफोर्ड गरीबी के द्वारा और मानव विकास जो पहले उसके द्वारा 2010 में विकसित किया गया। और HDI के सेम ही आयाम है इसके भी। कौन से, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये आयाम तो याद हो ही गए होंगे, क्वेश्चन में पूछा जाए तो इनमें से कौन सा आयाम है, कौन सा आयाम नहीं है। 3 तो हैं, चौथा और दिया पाओगे, उसमें टिक करके आगे बढ़ोगे, ये नहीं, ठीक है। कौन से हैं, पोषण सूचक क्या है इसके, पोषण क्या है, एक या अधिक व्यक्ति सदस्य, ठीक है, कुपोषित है या नहीं है, ठीक है, वंचित है या नहीं। हाँ के लिए 1 है, नहीं के लिए 0 है,
ठीक है, ये सूचक दे रखे हैं पोषण में। पोषण में क्या, एक या अधिक व्यक्ति सदस्य कुपोषित है, किसी परिवार में स्वास्थ्य से रिलेटेड, बाल मृत्यु पिछले 5 साल में एक बच्चे की मृत्यु हुई है या नहीं है, हाँ या नहीं। अगर हुई है तो एक लिखेंगे, नहीं हुई है तो 0 लिखेंगे। समझ गए, ऐसे मापा जाता है। शिक्षा, ये सर्वे करते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो जो, ठीक है। तो ये आयाम दिए गए होते हैं। अब जैसे जनगणना होगी तो उसमें भी आयाम दिए होते हैं, क्या है क्या नहीं है, उसमें सारे आ जाएंगे। शिक्षा, स्कूल जाने के वर्ष 6 वर्ष तक स्कूल गया, हाँ तो 1, नहीं गया तो 0। बच्चे की स्कूल उपस्थिति, 8वीं कक्षा तक बच्चा स्कूल गया, हाँ तो 1, नहीं तो 0। जीवन स्तर क्या है, इसके कौन कौन से हैं जीवन स्तर में, जैसे खाद्य ईंधन के लिए क्या प्रयोग करें, फॉर एग्जाम्पल गोबर के उपले है, एलपीजी है, ठीक है। अगर गोबर के उपले प्रयोग कर रहे हैं खाद्य ईंधन के रूप में तो इसका भी 0 रेक में दे रखा है। मतलब खाद्य ईंधन एलपीजी है 1, नहीं है 0, ठीक है। स्वच्छ पेयजल है तो 1, नहीं है तो 0। बिजली कनेक्शन है तो 1, नहीं है तो 0। शौचालय है तो 1, नहीं है तो 0। फर्श है तो 1, नहीं है तो 0। परिसंपत्ति, कार हो, टीवी हो या रेडियो में से एक हो, है तो 1, नहीं है तो 0। परिसंपत्ति एसेट्स को हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके अनुसार भारत में जो एच है, इंपोर्टेंट है ये, 27.9% है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में गरीब लोग इतने हैं, गरीबी से वंचित हैं। 55% 2005-6 में थे। 2005-6 में कितने थे, 55% थे। 2015-16 में कितने हो गए, 27.9। 27 दूनी 54, मतलब आधी गरीबी कम हुई है 1 दशक में। समझ सकते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85 से घटकर वर्ष 2019-21 में 14.96 हो गई है, 2023 के सूचकांक के अनुसार। यह नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था। इसमें क्या दे रखा है, भारत के संदर्भ में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2005-6 से 2019-20 तक 415 मिलियन गरीब लोग गरीबी से बाहर आए हैं। लगभग 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं। समझ गए, जनसंख्या भी तो बढ़ी है, गरीबों की बढ़ेगी, अमीरों की भी बढ़ेगी। अमीर थोड़े किया हमारा बच्चा पैदा हो गया और गरीब बना दिया वो। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है। यह सूचकांक निम्नलिखित 3 आयामों के आधार पर लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। वो जो मैंने को बताया था ना कि जीआई वगैरह, वो जो 5-6 रिपोर्ट वो इंडेक्स आते हैं, कितने आते हैं, 6 या 5? श्योर, देख लिया करो, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। 5 हैं। ये GII जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा इसको विकसित किया गया था और HDR में आता है ये भी। बस ये याद रखना, 3 आयाम है इसके भी। कौन कौन से अलग आयाम हैं, IHDI वाले या HDI वाले नहीं है। कौन कौन से आयाम, मातृत्व स्वास्थ्य है, सशक्तिकरण क्या है, श्रम बाजार क्या है। सूचक कौन से, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, ठीक है, किशोरी प्रजनन दर कितनी है, ये आयाम है इसका। पुरुष और महिला सांसद के रूप में कितने हैं, महिला का सशक्तिकरण कितना है, पुरुष और महिला कम से कम सेकेंडरी शिक्षा रखने वाले कितने हैं, ठीक है। श्रम बाजार क्या, पुरुष और महिला श्रम बल सहभागिता दर क्या है, ठीक है। LFPR कितनी है। यह महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को सुविधाएं या अवसर प्रदान करने के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को मापता है कि महिलाओं को सुविधाएं कितनी हैं, सशक्तिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, अवसर कितने मिल रहे हैं, ठीक है। भारत में 122 162 में से भारत का ये रैंक आया, किसमें, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। भारत में ये लिंग संबंधी विकास सूचकांक, इसे यूएनडीपी द्वारा 1995 में विकसित किया गया। मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को मापता है। 3 आयाम मानव विकास वाले सेम, ठीक है। ये GDI है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो इसमें क्या है, GDI, HDI मेल का HDI लिया जाएगा और HDI फीमेल का कैसे लिया जाएगा, मेल का कैसे लिया जाएगा। देखो स्वास्थ्य जो है फीमेल के लिए बताया जा रहा है, फीमेल के लिए 22.5 साल लिए गए, 87.5, मतलब ये बढ़ा दिए गए हैं 2.5 साल,
ठीक है, 20 वर्ष था ना कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 85 था। मतलब महिलाओं के मामले में ये मान बढ़ा दिए गए हैं। क्यों? स्वास्थ्य के संदर्भ में महिलाएं ज्यादा वर्ष तक जीती हैं ऐसे। और HDI मेल स्वास्थ्य के संदर्भ में ये 2.5 साल कम कर दिए गए हैं, क्योंकि वो कम जीते हैं। टेंशन बेचारे ना बहुत हो। महिलाएं बड़ी लड़ाका होती हैं, पुरुष बेचारे बड़े कोमल होते हैं। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य में 2.5 ज्यादा लिया जाता है और पुरुषों के स्वास्थ्य आयाम में 2.5 कम लिया जाता है। यह अंतर केवल स्वास्थ्य आयाम में है, केवल स्वास्थ्य आयाम में, बाकी सेम लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में ही अंतर किया गया है। महिलाओं के 2.5 बढ़ा रखे हैं, पुरुषों के 2.5 छीन लिए गए हैं। पुरुष बेचारे फिर भी नहीं बोल रहे, बड़े कोमल होते हैं पुरुष। भारत में GDI कितना है? 154/167। विश्व में कितना? भारत की वैल्यू कितना है कि 0.829, विश्व की 0.938। ठीक है, भारत इसमें भी पिछड़ गया। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक क्या है? इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह निम्नलिखित 4 आयामों पर आधारित है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि या प्राप्ति कितनी हुई है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता कितनी, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर कितने मिल रहे हैं। यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है? 2022 में भारत का 135वां स्थान था 146 में से। ये 4 आयाम हो गए इसके: शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, आर्थिक भागीदारी अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, GHI। इसे निम्नलिखित 3 संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाता है: कंसर्न वाइल्ड लाइफ, वेल्थ हंगर हिलफे, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। अब इसमें 3 ही है। अब इसमें केवल पहली और दूसरी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पहली और केवल दूसरी के द्वारा। इनमें से एक जो है ये खत्म हो चुकी है। खत्म का मतलब ये हट चुकी है, नॉट नाउ, अब नहीं है ये। ठीक है, यह निम्नलिखित 4 आयामों घटकों पर आधारित है। कौन से? अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर। भारत GHI में 107, 121 में से, और 2024 में भारत का 105वां रैंक था। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज चाइल्ड वेस्टिंग? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ये दोनों होते हैं। लंबाई की तुलना में भार कम हो तो चाइल्ड वेस्ट हो गया, वेस्टिंग मतलब लंबाई तो बढ़ गई, भार कम हो गया, मतलब जितना खिला रहे हैं वो वेस्ट कर रहा है, लग नहीं रहा। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब आयु के अनुसार लंबाई कम है, आयु तो बढ़ गई लेकिन लंबाई नहीं बढ़ी, ये क्या हो गया? ये स्टंटिंग हो गया। समझ गए? बाल मृत्यु दर, ये 4 हैं इसके ग्लोबल गैप हंगर इंडेक्स के। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधी संकेतक, पहला सकल राष्ट्रीय खुशहाली। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यह वर्ष 1972 में भूटान के 4th राजा JS वांगचुक द्वारा विकसित किया गया था। विश्व या सकल राष्ट्रीय खुशहाली, यह 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला कौन सा स्तंभ हो गया इसका? सतत सामाजिक एवं आर्थिक विकास। इसके 33 संकेतक हैं, मतलब इसको मापने के लिए हम 33 प्रकार की चीजों को मापते हैं। सुशासन है, ये एक स्तंभ हो गया। पर्यावरणीय संरक्षण है, स्तंभ हो गया। सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण हो गया, कि सांस्कृतिक मूल्यों को हम कैसे बचा रहे हैं, कैसे उनको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये सकल राष्ट्रीय खुशहाली में आता है। ये मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधी है। ठीक है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल हंगर हैप्पीनेस रिपोर्ट, GHR। यह वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया। यह 6 घटकों पर आधारित है। कौन से 6 घटक हैं? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, सामाजिक समर्थन कितना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है, उदारता कितनी है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति कितनी है। गैलोप इनकॉर्पोरेशन नामक संस्था इनके आंकड़े एकत्रित करती है। शब्दावली क्या शब्दावली है? समावेशी विकास क्या होता है? यह एक माध्यम एवं उद्देश्य है। इसमें समाज के सभी वर्ग या व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं उनसे लाभान्वित होते हैं। यह समावेशी विकास, ऐसा विकास जो सभी को शामिल करके चले। क्या 146? ये 2022 में जो था 136 वहां भारत का रैंक आया था 146 देशों में से, मतलब 146 देशों में सर्वे हुआ इसका। लेकिन 2025 में जब सर्वे हुआ तो 147 देशों में सर्वे हुआ, उस टाइम पर भारत का रैंक 118 आया।
ठीक है। समावेशी विकास क्या हो गया? ऐसा विकास जो सभी को समान मतलब समावेश करके ले चले, सभी को शामिल करे, विकास में सबकी भागीदारी और समावेशी विकास होता है। ठीक है। जैसे कि आर्थिक विकास वर्सेस समावेशी विकास क्या होता है? आर्थिक विकास क्या है? यह उद्देश्य है कल्याण को बढ़ाना। समावेशी विकास में क्या होता है? यह माध्यम के साथ साथ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या? कल्याण को बढ़ाना। यह माध्यम के साथ साथ उद्देश्य है, इसमें भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है। कल्याण स्तर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें भागीदारी भी होनी चाहिए। इसमें भागीदारी नहीं होनी चाहिए, विकास होगा उनकी भागीदारी हो लोगों की या नहीं हो, कल्याण स्तर भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें कल्याण स्तर भी बढ़ेगा लेकिन भागीदारी भी हो। यह पुनर्वितरण के उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्वितरण कैसे? सब्सिडी, वेलफेयर पेमेंट्स। इसे पुनर्वितरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो समावेशी विकास है। ठीक है। पुनर्वितरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मान लो पुनर्वितरण क्या है? एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। रोटी तो सभी खाते हैं, सिलेंडर से बन रही है। ठीक है। लेकिन अकाउंट में उसी की कॉपी बनी होगी ना, उसी का लाभ होगा। ठीक है। शामिल भी वही होगा, लेकिन सिलेंडर बनाने में सारे घर के थोड़े जाऊं। ठीक है। तो इसमें भागीदारी होनी चाहिए समावेशी विकास में, वो केवल आर्थिक विकास है। समावेशी विकास के घटक कौन कौन से हैं? मानव क्षमता को बढ़ाना। मानव क्षमता को बढ़ाने वाले ये हो गए। पहला घटक तो ये हो गया। मानव क्षमता को बढ़ाने में क्या क्या आते हैं? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, लोग कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सर्विसेज बढ़ेंगी, नौकरियां मिलेंगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन होगी, मूल सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। टीडीपीएस, टारगेटेड टीपीडीएस में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है। मूल सुविधाओं की उपलब्धता है। कौशल विकास प्रशिक्षण होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण, सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रोजगार सृजन के उपाय भी होने चाहिए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन होना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम हो। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन, जैसे कि मनरेगा। निवेश को बढ़ाना चाहिए। निवेश को तभी बढ़ना शुरू हो गया था जब 1992 में हमने इकोनॉमिक सुधारों का सुधार अपनाए थे। 1992 में उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को। मानव विकास क्या होता है? इसका तात्पर्य मानवीय विकल्पों के परिवर्धन एवं कल्याण स्तर में सुधार करना है। ठीक है। विकल्पों के परिवर्धन का मतलब कि मानव के पास एक विकल्प ना होकर के बहुत सारे विकल्प हैं। जॉब नहीं मिली तो कुछ और काम कर लो, ये काम अच्छा नहीं लग रहा तो ये काम कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयड कर लो, ये कर लो। मानव के पास विकल्प ज्यादा है, वो मानव विकास करने के। ठीक है। मानव संसाधन विकास या मानवीय पूंजी निर्माण क्या हो? मानवीय पूंजी निर्माण एक बार ये पूछा गया था, ये नहीं पता टेस्ट सीरीज में पूछा गया था कि कहाँ पूछा गया था। मानव संसाधन विकास क्या है? संसाधन क्या होता है? संसाधन वो होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और मानव एज ए संसाधन मतलब एक ऐसा मानव जिसमें वो टैलेंटेड हो, वो टैलेंट हो जिसके टैलेंट की हमें जरूरत हो। ठीक है। वो मानव संसाधन विकास हो गया। अब इसमें देखकर क्या देखते हैं? मानव की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहते हैं। समझ गए कि ऐसा मानव है और वो अपने टैलेंट यूज करके, अपने गुणों को यूज करके उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है, तो मानव संसाधन विकास हो गया। सतत विकास क्या? वह विकास जो भविष्य में भी चलता रहे, वो सतत विकास है। समझ गए? पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग की अध्यक्षा नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती ब्रंटलैंड थी। नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। एक आयोग हुआ था पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, इसलिए इसे ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग, जो पर्यावरण और विकास पर था। ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह विकास प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की इस प्रकार पूर्ति करे कि भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई समस्या गतिरोध न हो। यह सतत विकास की डेफिनेशन दे रखी है ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा। यह अवधारणा अंतर पीढ़ी समता से संबंधित है। ठीक है। पीढ़ियों में क्या समानता है? यह वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी से भी संबंधित है। ये जो अवधारणा दी गई है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखो मैं बताऊंगा आगे। अर्थात मानव गतिविधियों से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति करने की क्षमता कैरिंग कैपेसिटी होती है। कि पर्यावरण से हम उतना ही लें जितना पर्यावरण अपने आप को विकसित कर सके। पेड़ पौधे हैं, इतने ही काटो जितना लगा उसको। कैरिंग कैपेसिटी। विशेषताएं: वास्तविक जीडीपी में वृद्धि, सामाजिक कल्याण में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण। इसकी विशेषताएं हैं किसकी? सतत विकास की। आयाम क्या है? आर्थिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, पर्यावरण आयाम है।
ये इसके आयाम हो गए। चुनौतियां क्या हैं सतत विकास के? संसाधनों का अति दोहन हो रहा है। नवीकरणीय संसाधन हो चाहे अनवीकरणीय संसाधन हो, सबका अति दोहन हो रहा है। पर्यावरण अवनति जैसे प्रदूषण, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन आदि, यह पर्यावरण को भी डिग्रेड किया जा रहा है। प्रदूषण फैला करके, वनों का विनाश करके, अंधाधुंध कटाई करके, मृदा अपरदन करके। वनों का अगर अंधाधुंध कटाई हो तो मृदा अपरदन तो वैसे ही हो जाएगा, बढ़ावा देंगे वो। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का। वन काट दिए, शेर चीते जो वन्य जीव प्राणी कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। आसपास देख रहे होंगे कि पहले जो पक्षी होती थी प्रजाति वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ठीक है, इंडियन स्पैरो है ही नहीं। सूचक क्या है? हरित जीडीपी। सतत विकास के सूचक है हरित जीडीपी। हरित जीडीपी क्या है? यह जीडीपी में पर्यावरण अवनति के मौद्रिक मान को घटाकर समायोजित करके मापी जाती है। मतलब एक ऐसी जीडीपी जिस जीडीपी को क्रिएट करने में पर्यावरण का नुकसान हुआ हो, जितना नुकसान हुआ है वही नुकसान जीडीपी से माइनस कर दो, वो जो जीडीपी आएगी वो हरित जीडीपी होगी। समझ गए? असली बचत क्या है? ओरिजिनल सेविंग क्या है? सकल बचत, टोटल बचत जितने हमने की है, माइनस मनुष्यकृत पूंजी का मूल्य ह्रास। मनुष्यकृत पूंजी का मूल्य ह्रास, प्राकृतिक पूंजी में ह्रास कितना हुआ है इसको माइनस करके वो असली बचत आती है। आर्थिक विकास, समावेशी विकास के निर्धारक तत्व क्या है? आर्थिक विकास के जैसे आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास होगा। आर्थिक प्रणाली क्या है? कौन सी अपना रखी हमने आर्थिक प्रणाली? मिक्स्ड है, समाजवादी है, साम्यवादी है या पूंजीवादी है? आर्थिक नीति कब कब आई? 1986 में आई, 1992 में आई, किस हिसाब से है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है? विशिष्टीकरण का स्तर क्या है? मतलब भारत हो या कोई भी देश हो, वो एक वस्तु को इस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है कि उसकी तुलना में और देश मतलब ऐसी चीज बना नहीं पा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन है किसी वस्तु का उत्पादन करने में, वो विशिष्टीकरण होता है। ठीक है। वैश्विक कारक क्या है? मंदी तो नहीं चल रही, ग्रेट डिप्रेशन जैसी समस्या तो नहीं है, बैंक फेलर तो नहीं हो रही है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की अवेलेबिलिटी कितनी है? जैसे लिथियम, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना का वो है, लेकिन अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हाल ही में, कल की न्यूज है ये, कि इंडिया भी अब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना को चुनौती देगा। ठीक है, ये न्यूज में था कल। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना क्या होती है? कृषि में रोजगार का योगदान कितना है, सेवा में कितना है, उद्योगों में कितना है, यह अर्थव्यवस्था की संरचना है। गैर आर्थिक कारक कौन से होते हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कैसे? राजनीतिक कारक कैसे? मनोवैज्ञानिक कारक कैसे? धार्मिक कारक कैसे? जनांकीय कारक कौन से हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक ये हैं कि हमारी संस्कृति हमें ये बोलती है कि ये काम हमें करना है, ये नहीं करना है। सांस्कृतिक कारक है, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं थोड़े ना मांस बेचने लग जाऊं ताकि मेरा जीवन स्तर सुधरे। क्यों? क्योंकि मैं तो मांस को छूना, खाना, इसको बनाना मैं तो अपने धर्म के संस्कृति के खिलाफ समझता हूं ना। ये सांस्कृतिक कारक हो गए। ठीक है। और सामाजिक कारक ये हो गए कि अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, पितृसत्तात्मक समाज है जनरली, अगर इनकम बढ़ती है तो वो क्या बोलते हैं कि हमें लड़कियों के कमाई की जरूरत नहीं है, हमें बाहर नहीं जाने दिया, पितृसत्तात्मक समाज। राजनीतिक कारक क्या हो गए कि राजनीति कहाँ तक जॉब्स वगैरह निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, पढ़ाई का माहौल क्या है। मनोवैज्ञानिक कारक के हैं। मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा। धार्मिक कारक, वही धार्मिक कारक आगे जो सांस्कृतिक कारकों से रिलेटेड है। मेरा धर्म मुझे ये बोलता है, मेरा धर्म ये कहता है। ठीक है। जननांकीय कारक कितने होंगे? जननांकीय कारक जो है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोलो इसको इंग्लिश में, कि जनसंख्या में 15 से लेकर के 59 साल तक के लोगों की संख्या कितनी है, बूढ़े लोग कितने हैं, जवान लोग कितने हैं। अगर किसी देश में जवान लोग हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसकी जीडीपी भी हाई चली जाएगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है उत्पादन करने की, मानव संसाधन ज़्यादा है। और अगर बूढ़ी होती हुई जनसंख्या है तो इसका मतलब क्या है? ये अभी चाइना में चल रहा है, बूढ़े लोग हो रहे हैं ज़्यादा। ठीक है। इनका पिलर बनता है। ठीक है, डेमोग्राफिक में। एनी क्वेश्चन? पूंजी निर्माण क्या होता है? निवेश, इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट को हम कल डिस्कस करेंगे।